दोस्तों दुनिया जहां एक और 21st सेंचुरी के 2 डिकेड्स क्रॉस करने जा रही है, वहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम अब तक पुराने स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करता आ रहा था। बट गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाकर उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है। काफी सारे चेंजेस हैं, नॉट ओनली फॉर स्कूल एजुकेशन बट ऑल्सो फॉर हायर एजुकेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम यूपीएससी एंड एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अलावा जनरली भी हम इसकी सारी चीजें जो मेन मेन एस्पेक्ट्स हैं आप लोग को मैं बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आदित्य सिंह परिहार और आपका स्वागत है हमारे चैनल AICS में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने अभी सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक कमिटी बिठाई थी जिसे कहा जाता है कस्तूरी रंगन कमेटी। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और एक ड्राफ्ट बना के तैयार किया और कैबिनेट के सामने रखा। कैबिनेट ने उसको अप्रूवल कर दिया। अभी जैसा आपको पता होगा कि हमारा जो लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट है सेशन में नहीं है, इस वजह से ये अभी तक पास तो हो नहीं पाई है। मगर इसने गवर्नमेंट की मंशा बता दी कि गवर्नमेंट अब एजुकेशन को किस तरह से ट्रीट करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। यहां पर आप देख सकते हैं 1948-49 में सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बैठा था। दोस्तों ये सारी लिस्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो 3 पॉइंट हो जाते हैं। जो पहली हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे। सेकंड जो पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राजीव गांधी के टाइम पे। और दोस्तों आफ्टर 34 ईयर्स, ये काफी ज्यादा टाइम पीरियड होता है, इस बीच काफी सारी जनरेशन पुराने स्टैंडर्ड की ही एजुकेशन लेके आगे निकल गई है, जिसे हम 90s किड कहते हैं। तो 1986 के 34 ईयर्स के बाद अब कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके बाद नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी है। इसमें इस स्लाइड में आप ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पॉलिसी कब बनी थी, तो 1968, सेकंड 1986 और 2019। ये आप देख सकते हैं मिस्टर कस्तूरी रंगन है। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि कस्तूरी रंगन एक्चुअल में है कौन, तो वो फॉर्मर इसरो चीफ भी रह चुके हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा और इनकी पोस्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद जो बच्चों के ऊपर एजुकेशन का बोझ रहता था, पुराने सिस्टम का जो बोझ रहता था, वो अब जाके हटने वाला है और बच्चों के चेहरे पे खुशियां आने वाली है। तो देखते हैं हम लोग इस जो प्रोजेक्ट है इसको मैंने दो उसमें डिवाइड किया है, एक स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन में। तो स्कूल एजुकेशन के जो की पॉइंट्स या की रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन मतलब जो एजुकेशन सिस्टम अब जो होगा वो सभी बच्चों को अवेलेबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और बाकी चीजों के। जैसे होता क्या है, हम लोगों ने देखा है कि जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं उनके बच्चों को काफी बार एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो उन्होंने क्या कहा है कि उसका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। और ECCE, इसका मतलब क्या होता है, बचपन से लेके 8th क्लास तक की जो टीचिंग होती है उसको कंसीडर किया जाता है ECCE में। इसमें क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चों का, जिसमें सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट होता। क्या है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती बच्चों की, उसमें अगर उनको अच्छा गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर उनके लेवल का साइंटिफिक वे में टीचिंग मिल जाए, तो उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी का रहा है, वो रहा है कि जो 10+2 हमारा स्ट्रक्चर होता था उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। दोस्तों ये एक्चुअल में है क्या, जैसा हमको पता है कि 5+3+3+4 उन्होंने चार उसमें डिवाइड कर दिया है। जो पहला होगा उसको कहा जाएगा फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें क्या आएंगे, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो ये 5 क्लासेस रहेंगी, जिसमें क्या रहेगा, फाउंडेशन बच्चों का डेवलप किया जाएगा, जिसमें उनको सिखाया जाएगा गेम्स के साथ, पढ़ाई कराई जाएगी गेम्स के साथ। सेकंड जो स्टेज आएगी थर्ड वाली, सेकंड मतलब 3 जिसका नाम दिया गया है, उसमें कौन सी क्लासेस इंक्लूड होंगी, 3, 4 और 5, जिसमें बेसिक चीजें दिखाई जाएंगी, जिसमें मैथ्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो चीजें होंगी उनकी स्टडी उनको कहा कराई जाएगी, और इसको कहा जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। थर्ड जो स्टेज रहेगी उसको कहा जाएगा मिडिल स्टेज। इसमें जो रहेगा 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास को इंक्लूड किया जाएगा।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। दोस्तों हमको पता होगा कि जैसे हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन हायर एजुकेशन के टाइम पे प्रोवाइड करी जाती है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट द्वारा, जैसे आईटीआई वगैरह। तो गवर्नमेंट ने अब क्या सोचा कि 6 क्लास ऑनवर्ड्स ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। दोस्तों वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? वो एजुकेशन जिसके बाद बच्चों के अंदर स्किल डेवलप हो, जिससे वो काम कर सकें। जैसे छोटे छोटे काम, जैसे हम लोगों ने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, वेल्डिंग, गार्डनिंग वगैरह। तो ये हम लोगों के यहाँ क्या है, अभी तक इसको छोटा काम माना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा है कि ये सारे बच्चों को इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लोग अपनी अर्निंग कर सकें, स्किल उनकी डेवलप हो सके। इसके अलावा क्लास 6 ऑनवर्ड ही उनको कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि डिजिटल एरा का ये जमाना है, तो बच्चों जब 6 क्लास ऑनवर्ड्स ही कोडिंग सीखेंगे तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। जो लास्ट स्टेज रहेगी 4, वो रहेगी सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या रहेगा, एनालिटिकल अप्रोच रखा जाएगा, जिसमें क्या करा जाएगा, जैसे हम लोग देखते थे अभी तक होता क्या था कि 10th के बाद बच्चे सेग्रीगेट अलग अलग हो जाते थे। जैसे ह्यूमैनिटीज के बच्चे अलग हो जाते थे, साइंस स्ट्रीम के बच्चे अलग हो जाते थे, कॉमर्स के बच्चे अलग हो जाते थे। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे मैं था साइंस स्ट्रीम का, तो मुझे कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट भी अच्छे लगते थे, कुछ ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, लेकिन मेरी स्ट्रीम एक साइंस होने की वजह से मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह और बाकी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, इन सबको मर्ज किया है कि अगर आप चाहते हैं साइंस बैकग्राउंड के होते हुए भी, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा रिफॉर्म है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और चीज करी है, जो बोर्ड एग्जाम होती थी उसका फियर कम करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि बोर्ड एग्जाम का जो फियर रहता है वो बच्चों में कम से कम हो। नेक्स्ट चीज देखेंगे, रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कंसेप्ट। आपने देखा होगा सिलेबस देखेंगे अगर आप बच्चों के क्लास का, तो उसमें क्या रहता है, फालतू की चीजें भी बहुत सारी रहती हैं जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं और उनके किसी काम के नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि जो उनका करिकुलम रहेगा उसमें वो चीजें सारी हटा दी जाएंगी और सिर्फ कोर कंसेप्ट की ही बातें रखी जाएंगी। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ये हम लोगों ने जैसा डिस्कस कर ही लिया था। इसके अलावा उन्होंने क्या करा है कि 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर, इनको क्या करा जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा पूरे करिकुलम में। जैसा कि मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर और सेंचुरी स्किल्स, मतलब वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें ही कराई जाएगी। मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच को हटा के अब प्रैक्टिकल उस पर ज्यादा ही फोकस रखा जाएगा हमारे पूरे एजुकेशन में। इसके नेक्स्ट देखेंगे तो नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। जैसा कि आर्ट और साइंस का जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, तो आर्ट और साइंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा जाएगा, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए आपको दिखेंगे। इसके अलावा करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे हम लोगों ने देखा है स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट, लिटरेचर, ये सारी एक्टिविटीज को भी करिकुलम के साथ ही मर्ज किया जाएगा। और इसके अलावा वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स को भी जो सेपरेशन है उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीडियम इंस्ट्रक्शन टिल 8 एटलीस्ट ग्रेड 5। इन्होंने क्या सोचा है कि जो ग्रेड 5 तक एटलीस्ट जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम रहेगा वो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, या तो उनकी मदर टंग का हो या रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। होता क्या है, जब बच्चे अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको ज्यादा लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती है। पता चले घर में कोई रीजनल लैंग्वेज बोली जा रही है, बाहर हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है और स्कूल में सिखा रहे हैं इंग्लिश में, तो बच्चा क्या है उस चीज को ग्रास्प नहीं कर पाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि एटलीस्ट क्लास 5 तक, और अगर हो सका तो ग्रेड 8 तक भी हम लोग होम लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, ताकि बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा इन्होंने रिफॉर्म और लाए हैं, एनटीए। एनटीए क्या है दोस्तों, ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट करेगी। जैसे हम लोगों ने देखा होगा JEE, नीट, यूजी, सीमेट वगैरह जितनी एग्जाम्स होती हैं, इनको अब कंडक्ट कौन करेगा, एनटीए। और ये होंगी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी। इसके लिए किन के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एंट्री के लिए। ठीक है, तो अगर आप हायर एजुकेशन में एंट्री चाहते हैं तो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी वही एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करेगी और उसके बाद ही आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों ये था स्कूल एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे हायर एजुकेशन में जो भी रिफॉर्म्स आए हैं वह सारे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो करेंगे ये लोग 2035 तक। दोस्तों ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है,
जैसे स्कूल एजुकेशन में 100 बच्चे पहुंचे हैं, तो 50 बच्चे एटलीस्ट हायर एजुकेशन में पहुंचने चाहिए। जो अभी का 2020 का स्टेटिस्टिक्स है, उसमें जो रेट है, अभी रेशो है, वो है अभी 26.3%। तो 26.3% अगर रेशो है, तो उसको करीब करीब उन्होंने डबल किया है, कि जो आधे बच्चे अभी तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ताकि वो हायर एजुकेशन में पहुंच सकें। इसके अलावा एमफिल को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। दोस्तों, पीएचडी अगर किसी को करना होती थी, तो पहले वो एमफिल को भी उसको करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि मास्टर ऑफ फिलोसफी, जिसे एमफिल कहा जाता है, उसको क्या करा जाएगा, डिसकंटिन्यू करा जाएगा। तो एक प्रकार से जो रोट लर्निंग होती थी, रटने वाली जो प्रवृत्ति होती थी अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम की, उसको एक प्रकार से हटा दिया गया है। इसके अलावा फेसिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर्स। दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं एफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड टू दैट यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इनको धीरे धीरे एफिलिएशन सिस्टम को ही फेस आउट करने की कोशिश करी जा रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्टेज वाइज मैकेनिज्म बनाएगी, कि पर्टिकुलर इसके बाद मतलब उन्होंने एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और क्या करेंगे, कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब ऐसा करेंगे, जैसे 15 इयर्स का इन्होंने वो रखा है, कि हम लोगों को 15 इयर्स बेंचमार्क रखा है, कि 15 इयर्स के बाद तक हमको अफिलिएशन सिस्टम को हटाना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, ताकि जो कॉलेजेस हो उनको ऑटोनॉमी मिल सके। इसके अलावा सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, लीगल और मेडिकल को के अलावा एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी। जैसे हम लोग पता होगा एआईसीटीई होती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी, एनसीटीई। तो गवर्नमेंट ने इनको भी एबॉलिश करने का सोच लिया। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनको क्या करेगी, एक ही बॉडी रेगुलेट करेगी। जो भी वो बॉडी बनेगी, उसका काम क्या होगा, उसको रेगुलेट करने का सारे इंस्टीट्यूट को, एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल। जो मेडिकल होंगे और जो लीगल इंस्टीट्यूट होंगे, उनके अलावा जो बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे, उनको एक ही बॉडी क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें है, जो काफी ज्यादा लोगों ने इसको सराहा है, कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में, उसको 6% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग देखेंगे, तो वो लोग काफी ज्यादा अपना जीडीपी का पोर्शन एजुकेशन सेक्टर में लगाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता था। एजुकेशन सेक्टर कोई की सेक्टर मानती नहीं थी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, कि एटलीस्ट हम लोग 6% ऑफ टोटल जीडीपी एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए उसमें लगाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या करा जाएगा, इंटरनेशनलाइजेशन करा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, कि जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है, आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, इसको क्या करा जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम से। ताकि क्या होगा, जो हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ेंगे, वो एक इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट बन जाएंगे। इसके अलावा काफी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ओपन करने के लिए परमिशन दे दी गई है, ताकि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो हम लोगों का सपना है, वो पूरा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल, टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। ये जो 3 स्ट्रीम हुआ करती थी, इन तीनों को भी इन्होंने इंटीग्रेट करने का काम कर लिया है। स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेजेस रीजन, जो हम लोगों ने देखा होगा, हमारे अगर आप मैप देखें इंडिया के, तो कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं कहीं बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे ना यूनिवर्सिटी ना कॉलेज, इवन बेसिक एजुकेशन भी बच्चों को नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल एजुकेशन जोन वहां पे डेवलप करेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह मिल जाता हमको, कि जो पाली, पर्शियन और प्राकृत लैंग्वेज होती थी, जैसा कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन हमारे टेक्स्ट जो थे, वो कुछ पाली में थे, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में थे। तो ये लैंग्वेज क्या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, और है हमारे एजुकेशन यानी हमारी हिस्ट्री का ही ये पार्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, कि नेशनल इंस्टीट्यूट इनके लिए बनाए जाएंगे, पाली, पर्शियन और प्राकृत लैंग्वेज के, ताकि जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स रहते थे या एडिक्ट रहते थे, उनको डेसिफर मतलब उनको डीकोडिफिकेशन करने में आसानी हो। एक ये इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता था, उसको अब बदल के नाम उसका क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
तो दोस्तों ये सारे काफी सारे पॉइंट्स थे हायर एजुकेशन को रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज के बारे में। इसके अलावा इन्होंने इंडिया से रिलेटेड चीजों में क्या क्या चेंजेस लाया है जिससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो हमारे एंशियंट चीजें हैं उनका भी काफी ज्यादा रोल प्ले हो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा है कि लिटरेचर जो हमारे पुराने थे वो साइंटिफिक वोकेबलरी है उस पर फोकस करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। कि जो हमारे लिटरेचर पुराने रहते थे या साइंटिफिक वोकेबलरी, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी आपने देखा होगा लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो उनका उन्होंने क्या कहा है कि उन पे काफी ज्यादा रिसर्च होगी अब। और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाएंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए और लिटरेचर्स को प्रमोट करने के लिए। जैसा कि हमको पता है कि इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेज भी आपको पता होंगी, मलयालम, संस्कृत, उड़िया वगैरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इनके स्क्रिप्चर्स को, इनके लिटरेचर को और इनकी लैंग्वेज को और भी ज्यादा क्या करना चाहिए, हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए हमारे सभी लोगों के द्वारा। और ताकि पूरी दुनिया को भी पता चले कि हमारे पास जो कल्चर, हमारा आर्ट जो हमारे पास था, जो अब धीरे धीरे हम लोगों ने विलुप्त कर दिया है, उसको क्या दुनिया के सामने हम रख सकें, हम बता सकें कि हमारी जो लैंग्वेज हुआ करती थी, संस्कृत लैंग्वेज या दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज, यह सारी साइंटिफिक लैंग्वेज थी और जो कि इंग्लिश से भी काफी ज्यादा बेटर हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी बनाने का रिफॉर्म में एक पॉइंट लेके आए हैं। IITI क्या होगा, इसमें जो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी वो काय के लिए दी जाएगी, ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन करने के लिए। जैसे पुरानी हमारी चीजें, जो एंशियंट चीजें हैं, हमारे कल्चर की चीजें हैं जो अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं, उनका क्या किया जाएगा, ट्रांसलेशन किया जाएगा, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो और ज्यादा ग्लोरीफाई होगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है, प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स और लोक विद्या। लोक विद्या और ट्रेडिशनल आर्ट जो हमारे इंडिया में था, जिसको हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसको भी क्या करा है, प्रमोट किया है, ताकि दुनिया से भी जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं, वो भी हमारे यहाँ आके एक्चुअल में एक सिस्टमेटिक वे में उस चीज को सीख सकें। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टोटल आउटकम क्या क्या हुआ, ये हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ऑफ ईसीसी, सबसे पहले ईसीसी, इससे सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030 तक उन्होंने एक एम रखा है कि हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे हमारे टोटल एजुकेशन सिस्टम का। ये एक प्रकार से SDG 4 भी है। आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोगों को 2030 तक अचीव करना है, तो इसमें यही है कि गोल क्या है इसका, कि यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है हम सभी लोगों को पहुंचा सकें। तो ये गवर्नमेंट ने SDG 4 को सामने रखते हुए इस चीज का टारगेट रखा है। इसके अलावा फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स भी 2025 तक गवर्नमेंट ने अचीव करने की कोशिश की है। 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो अचीव करने का उन्होंने टारगेट रखा है, प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030 तक। ठीक है, 2 करोड़ जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो चुके हैं, उनको गवर्नमेंट ने वापस लाने का सोचा है कि 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल एजुकेशन में, जो प्राइमरी में थे या बीच में किसी कारणवश उन्होंने अगर अपनी एजुकेशन छोड़ दी है, तो उनको गवर्नमेंट चाह रही है कि वापस से उनको स्ट्रीम में लाया जाए। इसके अलावा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम 2030 तक अचीव करने का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। बोर्ड एग्जाम का हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस कर ही लिया था कि अब बोर्ड एग्जाम का जो फियर है वो कम करा जाएगा और जो कोर कंसेप्ट है और एप्लीकेबल नॉलेज है, मतलब जो नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज है, उसको टेस्ट करा जाएगा थ्रू बोर्ड एग्जाम। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि जो बच्चा रहेगा, कोई भी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद एटलीस्ट एक स्किल तो रहेगी ही। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है स्किल डेवलपमेंट पे ही, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी, जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है कि बच्चे कोई भी कोर्स कर ले, एजुकेशन इंजीनियरिंग कर ले, MSc कर ले, PhD कर ले, कोई भी कोर्स कर ले, उसके बाद भी उनके पास नॉलेज के नाम पे या स्किल के नाम पे कुछ नहीं रहता है। मतलब सारी चीजें थ्योरेटिकल ही रहती हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच उसका जीरो रहता है। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा है कि स्किल बच्चों के अंदर एनहांस कराई जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल को मर्ज करने का, मतलब
ऐसा मर्ज नहीं करेंगे फिजिकली, बट जो उनका स्टैंडर्ड रहेगा लर्निंग का या उनका जो करिकुलम रहेगा वो एग्जैक्टली सेम गवर्नमेंट ने रखने का सोचा है, ताकि ऐसा ना हो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो अलग करिकुलम पढ़ रहे हैं और जो पब्लिक स्कूल के बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो अलग सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि दोनों का करिकुलम एक जैसा ही चलेगा, ताकि जो बच्चे हैं बच्चे जो पढ़ेंगे चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में, वो एक प्रकार से एक जैसा ही होलिस्टिक अप्रोच में सारी चीजें पढ़ेंगे। एक परख नाम का इन्होंने एक नेशनल असेसमेंट सेंटर भी ओपन करने का बोला है। तो परख का इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सिर्फ फुल फॉर्म उसका, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक प्रकार से नेशनल असिस्टेंस सेंटर होगा। एक इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट रहेगा इस हमारे सेशन का, वह रहेगा कि संस्कृत को भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन, तो संस्कृत आपको ऑफर कराई जाएगी पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, कि अगर आप संस्कृत को अपनी एजुकेशन में चाहते हैं या संस्कृत पढ़ना चाहते हो, चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल पे हो या स्कूल एजुकेशन के लेवल पे हो चाहे हायर एजुकेशन लेवल पे, तो संस्कृत आपको ऑफर कराई जाएगी ताकि आप उसमें भी आगे पढ़ सकें। तो दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट तो तैयार कर दिया, कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने वाले हैं। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर इसको देखा जाए तो हमको पता है कि एजुकेशन जो है वो क्या है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट मतलब इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का ही राइट रहता है रूल बनाने का या लेजिस्लेट करने का। तो बहुत सारे स्टेट्स ने कहा है कि हमारा कंसर्न नहीं लिया गया है, हमसे एडवाइस नहीं ली गई है। तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, यह देखने वाली बात होगी। और अगर आपको कुछ और भी लगते हैं कि आपको इनमें कुछ रिफॉर्म्स अच्छे लगे हैं या आपको कुछ रिफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपोज करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉलिसी में ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा या ये पॉलिसी में ये पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।